हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवभारत क्लासेस पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यूजीसी नेट जेआरएफ की हम यहां पे बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं पेपर 2 हिस्ट्री की। तो मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवभारत क्लासेस पे। एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे पधारे हैं उनका दिल की गहराइयों से मैं स्वागत यहाँ पे करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आज बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में कि जो हिस्ट्री है यहाँ पे हम किस प्रकार से जेआरएफ अपना निकाल सकते हैं। नेट तो बड़ी इजी सी बात है, नेट तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट होगा वो होगा जेआरएफ का। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेपर 2 जो होगा आपका, जो हिस्ट्री का पेपर होगा, इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे डियर स्टूडेंट्स? 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और जो इनके मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 200 होंगे। यानी कि यहां पे 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का आपका क्या होगा? पेपर होगा। तो यहां पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम हमारे जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। तो जेआरएफ को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप हमें अच्छे से फॉलो करते हैं, कंटिन्यूसली हर एक क्लास हमारे अटेंड करते हो, प्रॉपर वे से अपने नोट्स बनाते हो, स्टडी मटेरियल जो हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा उसको अच्छे से फॉलो आप करते हो, तो इजीली हम जेआरएफ आपका क्रैक करवा देंगे यहाँ पे। और मैं अकेला आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला नहीं हूं, हमारे साथ 2 से 3 टीचर और भी आपको हिस्ट्री यहाँ पे डील करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट यहाँ पे रहा, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। हिस्ट्री को ऐसे ही हम कवर नहीं कर सकते, बातों बातों में या कहने कहने में हम जेआरएफ कवर नहीं कर सकते। तो आपको जेआरएफ कवर करने के लिए, क्लियर अगर करना है आपको, जेआरएफ अगर निकालना है तो प्रॉपर वे से हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए। प्रॉपर वे से डेली के डेली हमारे क्या होने चाहिए? नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए अच्छे से। डेली जो आपको डीपीपी दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस सेट जो आपको दिया जाएगा, उस पे भी आपको डेली का डेली वर्क करना पड़ेगा। हमारी जो क्लास की प्रोसेस रहेगी, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? थ्योरी क्लास को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारी थ्योरी का टॉपिक होगा, थ्योरी के क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? जैसे ही हम एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, मान लो हमने यहां पे आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत से, मिडिवल इंडिया से हम बात करने वाले हैं। यहां पे हमने जैसे ही एक टॉपिक को कंप्लीट किया, तो जैसे ही टॉपिक फिनिश, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम जस्ट बात करेंगे किसके? इससे रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आने की पॉसिबिलिटीज हैं, उन सभी क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपको प्रॉपर वे से शीट्स आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी, क्लास के अंदर आपकी वो सोल्व करवाई जाएंगी यहाँ से बड़े से अच्छे से। तो बिल्कुल शांति से क्लास को अटेंड करना है। अपनी नोटबुक पेन उठा लीजिए और पहली क्लास से ही अपने प्रॉपर वे से क्या कर दीजिए? नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री पे, भारतीय इतिहास पे हम बात करने वाले हैं। और किन किन सेगमेंट पे हम बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से टॉपिकों पे बात करेंगे, हर एक चीज की हम चर्चा करने वाले हैं। और एक टॉपिक हम आपको आज कंप्लीट भी यहाँ पे करवाने का कार्य करेंगे। तो बात करें हम किसकी? इंडियन हिस्ट्री की, यानी कि भारतीय इतिहास की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांटने का कार्य करते हैं। तो हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स इंडियन हिस्ट्री की, भारतीय इतिहास की। तो भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। जो ज्यादा टाइम हम जाया नहीं करेंगे यहाँ पे। सिलेबस आप सभी को पता है, अगर किसी बच्चे को सिलेबस का नहीं पता है तो कौन कौन सी यूनिट आने वाली है, तो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहां से अपना क्या कर लीजिए? सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू आपकी क्लास को करते हैं तो आपको क्या करना है? उस सिलेबस के प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं। जैसे ही उस सिलेबस के अनुसार हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आप उस पर टिक कर दो कि जी हाँ जी, एक ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, इस यूनिट का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। तो पूरा का पूरा सिलेबस हमें ऐसे ही चर्चा करेंगे, ऐसे ही हम आगे बढ़ाएंगे। आपकी यूनिट के हिसाब से हम चलेंगे, एक एक पॉइंट बड़े अच्छे से हम यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पे चलते चलेंगे। तो आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे हम मध्यकालीन भारत की।
मध्यकालीन भारत की हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है और यहां पे मध्यकालीन भारत के अंदर कौन कौन से रूलर आते हैं, उनके हम आर्ट की भी बात करेंगे, उनके कल्चर की भी हम बात करेंगे, उनके टाइम में जितने भी ऑथर हुए हैं उनकी भी हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा देरी न करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और हम आज के हमारे इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। किससे? मध्यकालीन भारत से। काफी सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर ने मध्यकालीन भारत ही क्यों शुरू करवाया, इसे पहले भी शुरू करवा सकते थे, इससे बाद में भी शुरू करवा सकते थे। तो जैसा कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, एक तो हम यहां पे टीचर एक से ज्यादा हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत का करवाने का सबसे बड़ा एक रीजन है क्योंकि मध्यकालीन भारत का और मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बड़ा वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन टॉपिकों को कवर करेंगे, कंप्लीट करने का कार्य हम यहां पे करेंगे। दूसरी बात, हम मॉडर्न को इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो मॉडर्न है वो लिंक है किसके साथ? मध्यकालीन भारत के साथ। इसलिए हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी हमारी क्या? मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में भी हम टॉपिकों की बात करेंगे और मध्यकालीन भारत में हम करेंगे किसकी? इस्लाम की बात करेंगे, हम मुस्लिम साम्राज्य की बात करेंगे, हम मुस्लिम अंपायर की यहां पे बात करने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब ज्यादा देरी नहीं करेंगे हम और डायरेक्ट मध्यकालीन भारत पे पहुंचते हैं। सबसे पहले मध्यकालीन भारत का आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका? 712 से लेकर 1857 तक क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इसका टाइम पीरियड यहां पे हमें देखने को मिलता है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने नॉर्मली किसी लोकल कोचिंग संस्थान के अंदर कोचिंग ली होगी या मतलब किसी लोकल एग्जाम की तैयारी की होगी, तो उनमें तारीखों का होल जोल लगा रहता है, इधर से उधर तारीखें हो जाती हैं। लेकिन जो वास्तविकता तारीख होगी हमारी वो होगी 712 से लेकर 1857। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। इस पोर्शन के अंदर सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम मुस्लिम अटैक की, और मुस्लिम अटैक की हम बात करेंगे। और सबसे पहले अटैक करने वाले जो मुस्लिम थे उनकी अगर चर्चा करें तो वो लोग कौन थे, उनकी हम बात करें तो वो थे डियर स्टूडेंट्स अरब मुसलमान। तो आपको पता होना चाहिए अरब मुसलमान कहां से आए, ये लोग कौन थे। तो सबसे पहले जो अटैक किया भारत पे वो किसने किया? वो किया मेरे प्यारे बच्चों अरब मुसलमानों के द्वारा। क्या किया गया था? भारत पे अटैक करने का कार्य किया गया था। अब यहां से हम बात करेंगे कि सर वो अरब मुसलमान कौन थे जिन्होंने भारत पे अटैक करने का कार्य किया। तो उनमें एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। हर एक चीज पे चर्चा करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के दिमाग में ये योजना कहां से आई कि हमें क्या करना है, भारत पे अटैक करना है। क्या उसका पर्पस था यहां अटैक करने का, क्या उसका उद्देश्य यहां पे रहा अटैक करने का, क्या मनसा लेकर वो भारत के अंदर आता है। तो इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट हम बेसिक से हम यहां पे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम था, अरब आक्रमणकारी कौन था अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो नाम था वो था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था डियर स्टूडेंट्स? तो आप कहोगे सर इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत पे अटैक करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था? ये था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था डियर स्टूडेंट्स? मोहम्मद बिन कासिम था। ये कहां का शासक था भाई, कहां का रहने वाला था, इसका जन्म कहां पे हुआ था? तो आप कहोगे इसका जन्म हुआ था जी सऊदी अरब के अंदर इसका जन्म होता है। और जन्म तारीख अगर आपसे पूछी जाए कि इसका जन्म कब हुआ था, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो हम जन्म की अगर हम बात करें तो इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 695 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था भाई? 695 ईस्वी के अंदर क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम का जन्म हो जाता है। कहां पे? सऊदी अरब के अंदर। अब बात करें इसके पिताजी की तो पिताजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इसके बारे में भी इतना पता लगाने की जरूरत नहीं है कि इसका जन्म सऊदी अरब में हो गया 695 में। हमें पता करने की जरूरत नहीं है कि इसके जो पिताजी थे उसका नाम यूसुफ था, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो हमसे रिलेटेड ही आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पे बात करेंगे इसने क्या किया था भाई, अटैक करने का कार्य किया था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अंदर। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे जो अटैक किया था वो किया था 711 के अंदर। अब बात करेंगे
इसने अटैक क्यों किया, इसको किस प्रकार से पता चला कि हम भारत पे अटैक कर देते हैं और भारत से हमें क्या मिलेगा, भरपूर मात्रा में धन दौलत मिलेगी। कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। इससे पिछले इतिहास की हम बात करेंगे, बैकग्राउंड की हमें बात करनी होगी एक बार, तभी हमें पता चलेगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे अटैक करने का कार्य क्यों किया था और इस व्यक्ति ने भारत पे अटैक क्यों किया था। तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करें, एक व्यक्ति हुआ करते थे इस्लाम धर्म के संस्थापक, जिसको कहा जाता था, किसकी हम बात करेंगे भाई, इस्लाम धर्म के संस्थापक की। तो आपसे पूछा जाए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। अब आप कहोगे सर इतने इजी क्वेश्चन कौन पूछता है भाई, क्वेश्चन इजी नहीं है, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हम पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट से हम चलेंगे, कहीं पे उछल कुदल नहीं करेंगे कि अब यहां से कभी वहां से, बिल्कुल सीक्वेंस में हम चलेंगे, एक एक चीज का हम पता लगाएंगे, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या परिणाम हुए। तो बात करें हम इस्लाम धर्म के संस्थापक की, और इस्लाम धर्म का एक संस्थापक हुआ डियर स्टूडेंट्स, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हजरत पैगंबर मोहम्मद साहिब। ये क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, ये इस्लाम धर्म के संस्थापक हुआ करते थे। आपसे पूछा जाए हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना कब की थी, तो इसने जो इस्लाम धर्म की स्थापना करने का कार्य किया, इसकी अगर हम बात करें तो इसने जो स्थापना की थी वो की थी 610 ईस्वी के अंदर। कब की थी डियर स्टूडेंट, 610 ईस्वी के अंदर इस्लाम धर्म की क्या की जाती है, स्थापना करने का कार्य किया किसने, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने। अब बात करें हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म की, तो इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे बात की जाए इसका जन्म कहां पे हुआ, तो आप कहोगे सर इसका जन्म हुआ था 570 के अंदर, और 570 के अंदर इसका जन्म कहां पे हुआ अगर इसकी बात की जाए तो इसका जन्म होता है मक्का के अंदर। कहां पे होता है डियर स्टूडेंट्स, मक्का के अंदर इसका जन्म होता है। उसके बाद हम बात करें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसे हीरा नामक गुफा के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई। 610 में इसने अपने प्रवचन देने स्टार्ट किए। धीरे धीरे हम पहुंचे कहां पे, 622 के अंदर। जैसे ही हम 622 के अंदर पहुंचे तो मक्का वालों को इसके विचार क्या नहीं लगे, अच्छे नहीं लगे, और मक्का वाले क्या कर देते हैं, इस हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का से क्या करते हैं, धक्के मार के निकाल देते हैं। अब इसको धक्के मार के निकाला गया तो ये 622 के अंदर कहां पे पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है मदीना के अंदर। कहां पे पहुंचता है डियर स्टूडेंट्स, ये पहुंचता है मदीना के अंदर। अब मदीना के अंदर पहुंचा कब, 622 के अंदर, और पैदल यात्रा की थी इसने मक्का से मदीना की, जो कि क्या कहलाई, जो कहलाई हज यात्रा। काफी बार आप इनके बारे में सुनते हो, हज यात्रा के बारे में आपने बहुत बार सुना हुआ है कि हज यात्रा क्या थी। तो मक्का से मदीना की जो यात्रा होती थी वो क्या कहलाती है, वो कहलाती हज यात्रा। और जो एक सच्चा मुसलमान होता है वो साल में एक बार क्या करेगा, हज यात्रा पे जरूर जाएगा, और वो क्या करेगा, ज़कात कर को पे करता है। अब यहां पे 622 में इसको जैसे ही निकाला गया तो 622 के अंदर जो हजरत साहब है, ये कैलेंडर जारी करते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको जानते हैं हम हिजरी संवत के नाम से। तो हिजरी संवत के नाम से जाना गया किस कैलेंडर को, जो मोहम्मद साहब के द्वारा क्या किया गया था, शुरू यहां पे किया गया था। अब इसके अलावा कुछ और बातें कर लेते हैं। हजरत पैगंबर साहब की मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु की हम बात करें तो जो इसकी मृत्यु होती है वो होती है 632 ईस्वी के अंदर। इसकी जो मृत्यु हुई वो कहां पे हुई डियर स्टूडेंट्स, ये मृत्यु हो जाती है मदीना के अंदर। अब जैसे ही हजरत पैगंबर साहब की मृत्यु हुई, इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म को लीड करने वाले इस योद्धा की जैसे ही मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद यहां पे कहानी क्या बनती है डियर स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो इसके कुछ उत्तराधिकारी आते हैं, और वो उत्तराधिकारी क्या कहलाते हैं,
वो उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं खलीफा। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि खलीफा कौन थे, तो आप कहोगे हजरत पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। और आपसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि पहला खलीफा कौन था। तो पहले खलीफे की हम बात करें तो पहला खलीफा कौन था? पहले खलीफे का नाम है अली। क्या नाम था डियर स्टूडेंट्स? इसका नाम था अली। तो यहां पे अली बनता है पहला खलीफा। अब हम आते हैं करंट की हम बात करेंगे। ये हम बात करें 600 की, अब हम बात करनी है किसकी? 700 की। तो यहां पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इस टाइम पे जो इस्लाम धर्म को लीड कर रहा है, जो बगदाद का खलीफा है, वो कौन था? इसकी अगर हम बात करें तो बात कर लेते हैं हम बगदाद के खलीफा की। अब यहां से आपकी कहानी बनेगी कि क्यों अटैक हुआ था बगदाद का खलीफा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस टाइम पे भारत पे अटैक किया जाता है उस टाइम पे बगदाद का खलीफा कौन होता है? जिस टाइम पे भारत पे अटैक किया गया उस टाइम पे बगदाद का खलीफा कौन है? यहां से बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके लिए निकल के आया। तो हम यहां पे बात करें उस टाइम पे जो बगदाद के खलीफा हैं उनका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो आप कहोगे उनका नाम है उमैया खलीफा। किस नाम से जाना जाता है भाई इनको? उमैया के नाम से जाना जाता है। इनके नाम के पीछे क्या लग जाता है? खलीफा लग जाता है भाई। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म को लीड करने वाले व्यक्ति हजरत पैगंबर साहब के बाद कौन रहते हैं? ये रहते हैं आपके खलीफा। और यहां पे इस टाइम पे हम बात करेंगे किसकी? उमैया की हम यहां पे बात करने वाले हैं। अब हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ? इन खलीफाओं ने भी थोड़ा सा सोचना स्टार्ट किया। खलीफाओं ने क्या किया भाई? सोचना स्टार्ट किया यहां पे खलीफाओं ने। और यहां पे विचार किया गया कि मैं अकेला व्यक्ति पूरे के पूरे उसको नहीं संभाल सकता, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सहयोगी। क्या चाहिए भाई? मुझे सहयोगी चाहिए। तो ये बगदाद का खलीफा अरब देश के अंदर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा बनेगा। अरब देश के अंदर, अरब देश में अपना एक गवर्नर नियुक्त करेगा। अरब देश में क्या करता है भाई? अपना गवर्नर नियुक्त करता है। कौन? ये उमैया खलीफा। और उस गवर्नर की हम बात करेंगे, वो गवर्नर कौन था? इसकी चर्चा अगर हम करें, उस गवर्नर का नाम क्या था? उस गवर्नर का नाम था अल हज्जाज। कौन था डियर स्टूडेंट्स यहां पे गवर्नर? ये था अल हज्जाज। अब अल हज्जाज यहां पे गवर्नर बना हुआ है किसका? अरब देश का। और अल हज्जाज की हम बात करें, पैसे से ये क्या काम करता था? इसके अलावा ये और भी काम करता था। और वो क्या करता था? ये करता था व्यापार। क्या करता था भाई? ये व्यापार करता था डियर स्टूडेंट्स। आपसे पूछा जाए अल हज्जाज साथ में कौन सा कार्य करता था गवर्नर के पद पे रहते हुए? तो ये किया करता था व्यापार। उसके पीछे रीजन था व्यापार करने का, क्योंकि अरब जो था, अरब के अंदर फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी। खेती बाड़ी वहां पे क्या थी? इतनी अच्छी तो थी नहीं। अब इतनी अच्छी खेती बाड़ी भी नहीं हुआ करती थी भाई। तो इसको लगा कि व्यापार करना ही अच्छा होगा। तो ये व्यापार दो देशों से किया करता था। और उन दो देशों के नाम की अगर हम बात करें, उन दो देशों का नाम था, एक का नाम था अपना प्यारा सा देश भारत। भारत से करता था। और साथ में इसका व्यापार का केंद्र क्या था? श्रीलंका था। तो यहां पे ये व्यापार का केंद्र बनाता है भाई भारत को और श्रीलंका को। कंटिन्यूसली क्या करता है? ये यहां पे व्यापार करने का कार्य करता है भारत से और श्रीलंका से। तो इसका क्या लगाता है भाई? भारत और श्रीलंका में आना जाना लगा रहता है। इस कारण से भी अल हज्जाज को क्या हो गई थी? भारत की जानकारी हो गई थी। अभी यहां से कहानी बनेगी, यहां से कहानी घूमेगी, फिर एक नया चेंज आएगा, नया चैप्टर यहां से ओपन होने वाला है। अब क्या होता था? अल हज्जाज मैक्सिमम जो रहता था वो रहता था श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर इसका बहुत आना जाना लगा रहता था, वहां पे आता जाता रहता था श्रीलंका। तो क्या होता है? जो श्रीलंका का राजा था वो इससे क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। अब श्रीलंका का राजा क्या होगा भाई? अल हज्जाज से हो गया प्रभावित।
अब इतना प्रभावित हो गया ये अल हज्जाज से श्रीलंका का राजा कि ये क्या कर लेता है, ये इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। क्या किया भाई इसने किया इस्लाम धर्म स्वीकार। क्या कर लेता है ये, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। तो जैसे ही श्रीलंका के राजा ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया तो इसने सोचा कि मैंने इस्लाम धर्म तो स्वीकार कर लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस अल हज्जाज को खुश करना चाहिए। और इस अल हज्जाज के लिए क्या करेगा, कुछ उपहार भेजेगा, कुछ तोहफे भेजेगा ये अल हज्जाज के लिए। और तोहफों में क्या क्या भेजता है बात करें तो कुछ हीरे मोती जवरात ये भेजता है और कुछ यहां पे व्यवस्था करता है किसकी, लड़कियों की, ताकि अल हज्जाज को क्या किया जाए, खुश किया जाए। तो अल हज्जाज के लिए अच्छे अच्छे क्या करेगा भाई, तोहफे भेजने का कार्य करेगा कौन, श्रीलंका का राजा। और आपको पता है उस टाइम पे जो तोहफे भेजे जाते थे वो किस प्रकार से भेजे जाते थे, क्या वो कार्य करते थे, किस प्रकार से जाते थे। तो आपको पता है उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट चलता था वो चलता था पानी के माध्यम से, जहां पे पॉसिबल हो पाता था पानी के रास्ते से ये इधर उधर जाया करते थे, अपनी नाव में बैठकर क्या करते थे, इधर से उधर जाते थे। अब श्रीलंका से कुछ व्यक्ति निकले, कुछ सैनिक निकले, जो किसके लिए उपहार लेके निकलेंगे, अल हज्जाज के लिए उपहार लेके निकले। अब जैसे ही अल हज्जाज के लिए श्रीलंका से निकले हैं, अरब सागर इंडियन ओशियन से होते हुए, सॉरी बे ऑफ बंगाल से इंडियन ओशियन से, और अरब सागर की खाड़ी में पहुंचते हैं। अरब सागर की खाड़ी से एंट्री लेंगे कहां पे, सिंधु नदी के अंदर। ध्यान में रखना है आपको, इंडस रिवर के अंदर क्या ली इन्होंने, एंट्री ली। और वहां से एंट्री लेने के बाद ये आगे बढ़ते हैं और इनको आगे जाकर एक जगह मिलती है और उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है सिंध प्रांत। कौन सी जगह है डियर स्टूडेंट्स, ये है सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत में ये पहुंचे सारे के सारे अपनी नाव लेकर, उपहार लेकर सिंध प्रांत में पहुंचते हैं। और वहां पे देखते हैं कि यहां पे एक बंदरगाह है, और जिस बंदरगाह का नाम क्या है, इस बंदरगाह का नाम है देवल बंदरगाह। देवल पोर्ट पर पहुंचे भाई, ये देवल बंदरगाह पर ये पहुंचते हैं डियर स्टूडेंट्स। बंदरगाह क्या होती है, बंदरगाह वो जगह होती है जहां पे जो सीप हैं, जो जहाज हैं, वो क्या करते हैं, आके रुकते हैं। क्या करते हैं भाई, ये जहाज आके यहां पे रुकने का कार्य करते हैं, अपना जो सामान वगैरह था वो लोड करते हैं, उतारते हैं। जैसे ही देवल बंदरगाह पे ये पहुंचे तो इन्होंने सोचा कि काफी अरसे से हम चले हुए, काफी दिनों से चले हुए हैं हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे, विराम करेंगे 2-4 घंटे, और उसके बाद हम निकलेंगे किसके लिए, अरब के लिए। तो ये सोचकर ये जो सैनिक थे अपनी नाव इन्होंने कहां पे रोक ली, देवल बंदरगाह के अंदर रोक ली गई। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही अपनी बंदरगाह के अंदर ये रोकते हैं देवल बंदरगाह पे, तो इनकी नाव को क्या किया जाता है, लूटने का कार्य किया जाता है। इनकी नाव को क्या कर लिया जाता है भाई, लूट लिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो सिंध प्रांत था ये हिस्सा किसका था, अगर आपसे पूछा जाए, जो सिंध प्रांत था ये हिस्सा हुआ करता था राजा दाहिर का, और राजा दाहिर ठहरा कट्टर हिंदू। अब कट्टर हिंदू एक धर्म को मानने वाला सिर्फ हिंदुओं को देखकर ही खुश होता था, बाकी सभी धर्मों के व्यक्तियों को देख के क्या था, ये नाखुश था, नाराज हो जाता था, परेशान हो जाता था। अब इनकी नाव लूट ली गई जी यहाँ पे। अब जैसे ही ये नाव लूटी गई तो ये जो सैनिक थे ये राजा दाहिर के पास गए, जो सिंध प्रांत का शासक हुआ करता था उस टाइम पे। राजा दाहिर के पास गए और कहा जी ऐसे ऐसे बात है, देखो आप हमारी सहायता कर दीजिए, आपकी बंदरगाह पर ऐसे ऐसे ये कार्य किए गए थे, मेरा सम्मान लूट लिया गया, तो प्लीज कृपया करके हमारा सम्मान वापस दिला दीजिए। लेकिन राजा दाहिर बोला जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला, भाई मैं लूट लिया मुझे नहीं पता। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि वो सम्मान किसका था, एक मुसलमान का था। शायद वो हिंदू का सम्मान होता तो राजा दाहिर वापस करवा देता, लेकिन कट्टर हिंदू होने की वजह से उसने ऐसा नहीं किया। और हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कट्टर हिंदू होना ही राजा दाहिर की एक कमजोरी भी था। ठीक है, किसी भी एक धर्म को मानना क्या हो सकता है, हमारी कमजोरी भी हो सकता है भाई। जरूरी नहीं कि हम एक धर्म को मान रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा हो, सर्वोपरि हो। हर एक जगह हर एक बंदे की अलग से अपनी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे
नाव का सामान लूटा गया, दाहिर से मिन्नतें की गई, लेकिन नहीं माना। दाहिर ने मना कर दिया साफ साफ, जी हमें नहीं पता कुछ भी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें कोई जानकारी इसकी नहीं है। तो अब ये सैनिक बड़े परेशान हुए कि अब हम कहां पे जाएं, वापस श्रीलंका जाएं या फिर अल हजाज के पास जाएं। तो फिर इन सैनिकों ने फैसला कर लिया, चलो हम चलते हैं अल हजाज के पास। अल हजाज कौन है, यहां पे आप देख पा रहे हो, अरब देश में गवर्नर है। अल हजाज किसने नियुक्त किया, उमैया ने नियुक्त किया है। पैसे से व्यापारी था, ये सारी चीजें आपने देख ली। इसके पास गया और सारी बातें बताई कि जी ऐसे ऐसे बात हुई थी, हमारे महाराज ने आपके लिए सामान भेजा था, लेकिन रास्ते में उसको क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। ऐसे ऐसे एक व्यक्ति था, वहां पे एक राजा हुआ, हम उसके पास भी गए, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, धक्के मार के बाहर कर दिया गया। तो अल हजाज बोला कि कोई बात नहीं है भाई, आप परेशान मत हो, आप टेंशन मत लो, मैं जाऊंगा वहां पे और मैं राजा दाहिर से बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है वो मेरी बात को मोड़ेगा नहीं, मेरी बात को नजरअंदाज नहीं करेगा और जरूर हमारी सहायता करेगा। अब ये सोचकर जो अल हजाज है वो मिलने जाएगा किससे, राजा दाहिर से। अल हजाज ठहरा मुसलमान, वो ठहरा हिंदू। अब जैसे ही इसके पास गया डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे जाने के बाद जो अल हजाज के साथ राजा दाहिर करता है, बड़ा गलत व्यवहार करता है, उसको धक्के मार के बाहर निकाल देता है वहां से, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहां पे राजा दाहिर ने अल हजाज की बेइज्जती की और इसको यहां से निकाल दिया। अब अल हजाज भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, रहा चलता कोई व्यक्ति ना थी, कोई भी आएगा उसको बजा के चला जाएगा, ऐसा नहीं था। अल हजाज पावरफुल योद्धा था और पावर थी, अरब देशों का गवर्नर था, व्यापारी था, सेना वेना अच्छी रखता था। तो अल हजाज बोला जी कोई बात नहीं, आपने अपना काम कर दिया, अब मैं अपना काम करूंगा। मैं क्या करने वाला हूं, मैं आप पे अटैक करूंगा, मैं आपसे बदला लूंगा। अब मैं आपको देखने वाला हूं कि आपने किस प्रकार से मेरा अपमान किया है, मेरा धन दौलत लूटा है ना, उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। अब अल हजाज ने फैसला कर लिया जी बदला लेना है, कुछ भी हो जाए। तो अल हजाज क्या करेगा, अल हजाज अटैक करेगा किस पे, राजा दाहिर पे। लेकिन जैसे ही अटैक करता है अल हजाज हर बार क्या हो जाता है, हर बार पराजित हो जाता है। अब अल हजाज बार बार पराजित हो जा रहा है किससे, राजा दाहिर से। काफी कोशिश की बेचारे ने कि कुछ भी करे और हम क्या करें भाई, यहां पे जीत जाएं, लेकिन जो अल हजाज था वो बिल्कुल भी जीतने का नाम यहां पे नहीं लेता है। अब बड़ी टेंशन हुई कि तो करें क्या, किस प्रकार से बदला लें। अल हजाज को पूरे दिन टेंशन सताने लगी। तो अल हजाज का एक भतीजा है, एक दामाद आप कह सकते हो अल हजाज का, और उस दामाद उस भतीजे का जो नाम है वो है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम। अब बात करें, हम नोट करके लिख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम के साथ अल हजाज ने अपनी पुत्री की शादी करवाई थी। क्या करवाई थी, अपनी पुत्री की शादी करवाई थी। और इसकी पुत्री का नाम क्या था, जुबेदाह, क्या था इसकी पुत्री का नाम था। तो मोहम्मद बिन कासिम की जो शादी हुई थी वो किसके साथ हुई थी आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे जुबेदाह के साथ क्या हुई थी भाई, शादी हुई थी। किसकी, अल हजाज की पुत्री थी जुबेदाह। जुबेदाह की शादी करवा दी गई थी किससे, मोहम्मद बिन कासिम से। और मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का 17 वर्ष का भतीजा भी था और उसका क्या बन गया, ये दामाद भी बन गया था डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पे बात करें, यहां पे हम चर्चा करें तो एक बार मोहम्मद बिन कासिम आता है अल हजाज के पास और इसको देखता है कि बड़ा परेशान है ये बेचारा, और इससे पूछता है कि महाराज क्या हुआ कि आप इतने परेशान क्यों हो, ऐसी कौन सा काम आपने कर दिया जिससे आप परेशान हो, कौन आपको परेशान कर रहा है। तो फिर अल हजाज ने सारी बात बताई मोहम्मद बिन कासिम को कि ऐसे ऐसे हुआ, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है दाहिर, और वो कहां पे करता है भाई, भारत में रूल करता है। वो कहां पे करता है भाई, भारत के अंदर अपना साम्राज्य चला रहा है, सिंध नामक प्रांत में क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। ब्राह्मण वंश का शासक है, किसका भाई, ब्राह्मण वंश का शासक है। और यहां पे इसके एक पिताजी जी हुआ करते थे, पिताजी का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो पिताजी का नाम था चच। दाहिर के पिताजी का क्या नाम था, चच था। अब पूरी जानकारी मोहम्मद बिन कासिम ने अल हजाज से प्राप्त कर ली और अल हजाज से जानकारी प्राप्त करके मोहम्मद बिन कासिम कहता है कि चाचा जी, ससुर जी, आप परेशान मत हो,
मैं आपका बदला लूंगा। मैं देखूंगा उस महान व्यक्ति को कि वो व्यक्ति जो आपको परेशान करके रखे हुआ है, परेशान आपको कर दिया, मैं उसको कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं बदला लूंगा आपकी बेइज्जती का, और बदला तो लूं ही लूंगा। वो कट्टर हिंदू है ना अपने आप में, मुसलमानों को वो देख के खुश नहीं है ना, तो टेंशन मत लीजिए, परेशान मत हो। मैं वहां पे इस्लाम धर्म का प्रचार करूंगा। उसने आपके हीरे मोती उपहार जवरात लूटे हैं, परेशान मत होइए चाचा जी, मैं वो धन दौलत भी वहां से लेके आऊंगा, वो तो लेके ही लेके आऊंगा, उसके साथ और भी उन वाला भी लेके आऊंगा। उसके बाद कहा कि श्रीलंका के राजा ने आपके लिए कुछ लड़कियां भी भेजी थी ना, लड़की भी उसने रख ली, टेंशन मत लीजिए, एक के बदले दो उठा के लेके आऊंगा, पर आप परेशान मत हो, मैं लूंगा अब बदला। तो मोहम्मद बिन कासिम ने फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए, राजा दाहिर से क्या करना है, बदला लेना ही लेना है। तो हर हालत में अब बदला लिया जाएगा, किससे, राजा दाहिर से। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करेगा, भारत के अंदर आएगा, और भारत के अंदर ये कब आता है, तो मोहम्मद बिन कासिम की जो भारत में एंट्री होगी वो होगी 711 के अंदर। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है मोहम्मद बिन कासिम की भारत में एंट्री कब हुई, तो आप बड़े प्यार से आंसर उसको देना कि जी 711 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम की क्या होती है, भारत के अंदर एंट्री हो जाती है। अब भारत में एंट्री करेगा मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम को पता है कि ये बड़ा पावरफुल योद्धा है, अगर इस पे मैंने डायरेक्ट अटैक कर दिया तो मैं मारा जाऊंगा, मैं इससे कभी जीत नहीं पाऊंगा। तो फिर ये क्या करेगा, धीरे धीरे से आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे छोटे छोटे साम्राज्यों को अपने अधिकार में लेता चलेगा, छोटी छोटी बंदरगाहों को अपने अधिकार में लेता चलेगा, और फिर अंततः जाके अटैक करेगा किस पे, राजा दाहिर पे। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये क्या करता है भाई, आगे बढ़ता हुआ चलता है। तो अब हम बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया, और कहां से आया, तो आप कहोगे सर खैबर दर्रे से होता हुआ, हिंद कुश की पहाड़ियों को पार करता हुआ मोहम्मद बिन कासिम एंट्री ले गया भारत में, कब, 711 के अंदर। और मुझे उम्मीद है आपका ये पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड था वो क्लियर हो गया होगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे अटैक क्यों किया। पढ़ाने वाले टीचर तो अभी तक आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट करवा चुके होते, कोई बैकग्राउंड आपको नहीं बताते कि ये बैकग्राउंड था क्या, ये फंडा क्या था, ये सिस्टम क्या था। लेकिन ठहरे, आप लोग तैयारी किस चीज की कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, और मुझे नेट में सब्र नहीं आएगा। मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों का जेआरएफ यहां पे करवाऊंगा, जो एलिजिबल है जेआरएफ के लिए जेआरएफ करवाने का टारगेट रखता हूं। मैं इतना दम रखता हूं कि आपका जेआरएफ क्लियर करवा दूंगा। क्या आप इतना दम रखते हो कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सको? मेरे जितनी मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। मैं आपको 100% दे रहा हूं, तो आप लोगों को भी अपना 100% देना पड़ेगा। प्रॉपर वे से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम यहां पे वीकली सेशन रखेंगे, प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर हम एक एक हिस्ट्री का कंप्लीट पेपर सोल्व करवाने का कार्य आपको करवाएंगे। कि जैसे ही एक क्वेश्चन पेपर उठा लिया हमने, एक स्पेशल क्लास रख दी भाई, संडे की रख दी, सैटरडे की रख दी, 4-5 घंटे की, जिसमें हम बड़े अच्छे तरीके से पूरे एक पेपर को, जो पिछले आया हुआ एग्जाम है, उसको क्या करेंगे, सोल्व करने का कार्य करेंगे, जिससे आपका जो तैयारी है वो उस लेवल की हो जाएगी, चाहे एग्जामिनर कितना भी खतरनाक तरीके से आपका पेपर सेट कर दे, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। ये गारंटी मेरी है, मैं आपको कह सकता हूं, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो कि आपका सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यहां से आपका मेरे पढ़ाए हुए में से 90%, 90% आपका एग्जाम के अंदर आएगा। मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, मेरे साथ आप जितनी मेहनत करोगे उतनी ही जो मेरी एनर्जी लेवल है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। आप लोग अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो मेरा भी एनर्जी जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर कम हो जाता है। ये लगने लग जाता है कि बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा, हम इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये हमें आउटपुट ही नहीं दे रहा, तो फिर मेहनत नहीं होती बेटा। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही सॉल्यूशन है नेट को निकालने का। अब नेट कोई आपका एसएससी का कोई एग्जाम नहीं है कि हम पढ़ेंगे और दे आएंगे, नहीं जी, कोई बच्चों का खेल नहीं है नेट क्रैक करना। नेट क्रैक करना मतलब एक तरह से आप यूपीएससी को क्रैक कर रहे हो, यूपीएससी को चैलेंज देने जा रहे हो, ठीक है। उसकी छोटी बहन, इसको मान लीजिए, यूपीएससी का छोटा भाई है नेट, ठीक है। तो यहां से नेट तो आपका क्वालिफाई होगा ही होगा, लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं
कि कोई बच्चा अगर हिस्ट्री अपना ऑप्शनल में लेना चाहे कि भाई मुझे यूपीएससी क्रैक करना है और हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, तो वो बच्चा यहां पे आ सकता है, क्योंकि नेट की जो तैयारी होगी आपकी इतने खतरनाक लेवल की करवाई जाएगी कि यूपीएससी के अंदर भी आप क्या हो गए, कामयाबी प्राप्त करोगे। मेन के अंदर आपके लिए बड़ी हेल्पफुल ये क्लास रहने वाली है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और एंट्री हो चुकी है मोहम्मद बिन कासिम की। अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे मोहम्मद बिन कासिम पे कि किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम अब धीरे धीरे करके जो राजा दाहिर था उसको पराजित करने का कार्य करेगा, और भारत से धन दौलत लूटने का कार्य करेगा, और इस्लाम धर्म का प्रचार करने का कार्य करेगा। हर एक चीज पे हम यहाँ पे बात करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ, और प्रॉपर वे से पहली क्लास से अपने नोट्स तैयार होने चाहिए। ये मत सोचना कि आज तो डेमो हम लगा रहे हैं तो नोट्स तो अगली क्लास से बनाएंगे, नहीं भाई, डेमो नाम की कोई चीज होती ही नहीं। डेमो नाम की कोई चीज नहीं होती भाई, यही है जो कुछ है, यही ब्रह्मास्त्र है आपका। ठीक है, जो आपको चीजें डेमो में करवाई जा रही है ना, इससे भी बेस्ट आपको आने वाली क्लासों में करवाई जाएगी। होता क्या है ना, था डेमो में कुछ और होता है, डेमो कोई और टीचर लेता है, पढ़ाता कोई और टीचर है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो। आप फीस पे कर रहे हो तो आप एक जेन्युइनली फीस पे कर रहे हो, और बड़े अच्छे कंटेंट की आप फीस पे करोगे। मैं आपको वादा कर सकता हूं कि 100% आपका नेट निकलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ होना नहीं है। अब आप सोचो कि बस सर ने बोल दिया हो गया, नहीं भाई, जितनी मैं मेहनत करता हूं इतनी ही मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, तभी जाके बात बनेगी। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम की, इसकी चर्चाएं करेंगे हम यहां पे कि कैसे इसने शुरुआत की अपना, कैसे इसने कैरियर बनाया, किस प्रकार से इसने भारत में इस्लाम धर्म प्रचार का प्रचार करने में ये कामयाब हो गया। हर एक चीज की हम बात करेंगे। जितने भी आपके डाउट होंगे लाइव सेशन में, आप सारे के सारे अपने डाउट ले लेना, कोई मनाही नहीं है, कितने भी डाउट लेके आओ। पर्सनली आपको जो भी डाउट पूछने हैं भाई, आप जो जुड़ जाइए हमारे साथ फटाफट से, आपको हर एक चीज अवेलेबल करवाई जाएगी। आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाएंगे, वहां पे भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। लाइव सेशन हमारे होंगे, उनके अंदर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप डाउट लेके आइए, हम सोल्व करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप एक बार आगे तो बढ़िए, आप अपना हाथ हमें पकड़ा के तो देखिए, फिर हम देखिए आपकी मेहनत कितने अच्छे लेवल के करवाते हैं। और ऐसी मेहनत, कुछ बच्चे मेरे पास, मुझे पता है ऐसे बच्चे भी बहुत सारे आएंगे जो काफी बार कोचिंग ले चुके होंगे, नेट की पहले ही फर्स्ट ईयर में ही वो नेट की कोचिंग करने लग जाते हैं कि नेट की तैयारी की होगी, लेकिन आपको इतने खतरनाक लेवल की तैयारी कहीं पे भी नहीं करवाई जा रही होगी। तो एक बार आप क्लास को अटेंड करो, अच्छे से प्रॉपर वे से नोट्स बनाओ, फिर अपने क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन लगाना, इससे एमसीक्यू निकालना। इस टॉपिक से सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर चला जाए तो कह देना कि सर मैंने उस बुक से वो प्रैक्टिस सेट लगाया था, उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था और आपने करवाया और आपके करवाए हुए में से था नहीं, मुझे दे देना कि फीस वापस कर दूंगा, टेंशन मत लो, प्रॉब्लम मत लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की भारत में एंट्री होगी, और एंट्री कब होती है तो आप कहोगे सर 711 के अंदर इसकी क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। तो 711 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री हो गई, कहां पे, भारत के अंदर। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री होती है 711 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर, आपसे पूछा जाएगा किस रास्ते से भारत आया था भाई, किस रास्ते से भारत आया था, तो आप कहोगे मकरान नामक रास्ते से। क्या आता है भाई, ये बाहर आता है, मकरान नामक जगह से क्या करता है भाई, ये भारत में एंट्री करता है। मकरान नामक जगह से क्या करता है, भारत में एंट्री करता है। और सबसे पहला जो अटैक करता है 711 के अंदर, आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे जी सबसे पहले जो इसने अटैक किया था वो किया था देवल बंदरगाह पर। कहां पे किया, देवल बंदरगाह पर अटैक किया। ये वही देवल बंदरगाह है जहां से कहानी बनी थी, जहां से ये रास्ते स्टार्ट हुए थे, ये लड़ाइयों के जो संघर्ष थे वो आगे बढ़े थे।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां से कहानी बनी थी भाई। देवल बंदरगाह से ही पूरी की पूरी जो महाभारत थी वो शुरू हुई थी, यहीं से शुरुआत यहां पे हुई थी। अब देवल पर क्या किया जाएगा भाई? अटैक किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाए देवल बंदरगाह, या आप देवल पे कह सकते हो कि अटैक किया गया 711 के अंदर। और यहां पे रूलर कौन था? अगर रूलर की हम बात करें तो यहां पे जो रूल करने वाला था वो था दाहिर का भतीजा। कौन था डियर स्टूडेंट्स? यहां पे जो रूल कर रहा था वो था दाहिर का भतीजा। अब जैसे ही दाहिर को पता चला कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति अब की बार फिर आया है, तो इस दाहिर ने सोचा कि पहले अल हजाज भी तो आ चुका है, वो हमारा कुछ नहीं कर पाया, तो ये व्यक्ति हमारा क्या कर पाएगा? नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो, मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे अपने भतीजा है वही सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहां पे क्या हो जाता है, जो दाहिर का भतीजा था वो पराजित हो जाता है, वो हार जाता है। किससे? मोहम्मद बिन कासिम से। यहां तक कि हम बात करें, इसकी सहायता करने का कार्य किया था किसने? राजपूतों ने। इसकी सहायता करने का कार्य किसने किया था भाई? राजपूतों ने इसकी सहायता करने का कार्य किया। किसका? दाहिर के भतीजे का। लेकिन इन राजपूतों की सहायता से भी यह दाहिर का भतीजा यहां पे जीत नहीं पाया, और दाहिर का भतीजा यहां पे क्या हो जाता है? हार जाता है। दाहिर ने सोचा कि इजीली अपना बेटा क्या कर लेगा? संभाल लेगा सब कुछ, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया। अगर ये राजा दाहिर इस पे अगर ध्यान दे लेता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम की भारत में एंट्री हुई थी, उसी टाइम पे क्या हो चुका होता? इसका चैप्टर क्लोज हो चुका होता। अब इसको समझ में आ गई कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है और किस प्रकार से साम्राज्यों पे अधिकार करने का कार्य हमें करना है। तो उसके बाद ये आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद इसने जो दूसरा अटैक किया वो कहां पे किया? आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे दूसरा जो अटैक था वो था नीरून अभियान। कौन सा था? नीरून अभियान था। नीरून पे क्या किया गया भाई? अटैक करने का कार्य किया गया था। नीरून पे क्या किया गया था? अटैक करने का कार्य किया गया था। यहां पे हम बात करें नीरून अभियान की, तो ये चलाया गया किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। पहला देवल पे अटैक किया गया, दूसरा कहां पे किया गया भाई? नीरून पे अटैक किया गया। और यहां पे हम बात करें शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर की हम बात करें तो यहां पे एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था डियर स्टूडेंट्स? जय सिंह। और आपसे पूछा जाए जय सिंह कौन था, तो जय सिंह की हम बात करें, राजा दाहिर का पुत्र हुआ करता था। ये जय सिंह कौन था भाई? राजा दाहिर का पुत्र था जय सिंह। अब जय सिंह यहां पे बैठा हुआ था। यहां पे क्या किया जाता है? जैसे ही न्यूरन पे अटैक किया जाता है, तो यहां पे क्या किया गया भाई? जो राजा दाहिर था इसने जय सिंह को क्या कर लिया? अपने पास बुला लिया। जय सिंह को क्या कर लिया? अपने पास बुला लिया, और यहां पे छोड़ दिया किसको? बौद्ध धर्म वालों को। क्या कर दिया भाई? बौद्ध धर्म वालों को छोड़ दिया कि ये लोग क्या कर लेंगे? इसकी रक्षा करेंगे। ये लोग क्या करेंगे भाई? ये लोग इसकी रक्षा करेंगे। किसकी? नीरून अभियान की, नीरून नामक जगह की। इस दुर्ग की ये अपने आप रक्षा कर लेंगे बौद्ध धर्म वाले। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो राजा दाहिर था ये बौद्धों से भी ईर्ष्या करता था, और बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे वो क्या करते थे? वो राजा दाहिर से ईर्ष्या करते थे। क्यों ईर्ष्या करते थे? क्योंकि ये बौद्ध धर्म वालों की कभी रिस्पेक्ट नहीं करता था, और कहना है कि इसी कारण से जय सिंह को क्या कर लिया था? बुला लिया था। किसने? राजा दाहिर ने, और बौद्धों के हवाले छोड़ दिया था साम्राज्य। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इन बौद्ध धर्म वालों ने ही क्या की थी? मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी। इसको सारे राज बताए थे किसके? राजा दाहिर के, कि किस प्रकार से वो क्या कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है, किस प्रकार से यहाँ पे जीत सकता है।
और यहां पे नीरून अभियान के अंदर बौद्ध धर्म वालों ने आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया? मोहम्मद बिन कासिम के सामने। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो इसका अभियान होगा उसकी हम बात करें तो वो अभियान होगा सेहबन अभियान। कौन सा अभियान होगा डियर स्टूडेंट्स? ये होगा सेहबन अभियान। सेहबन अभियान की हम बात करें तो राजा दाहिर का ही क्या था भाई? यहां पे चचेरा भाई था। राजा दाहिर का चचेरा भाई था जिसका नाम क्या था? माजरा। आपने सुना होगा ना, अरे क्या माजरा है भाई तुम्हारा, क्या कर रहे हो आप लोग, आपका माजरा ही नहीं है कुछ, क्या सिस्टम है आप लोगों का? तो ऐसे ही इसका नाम क्या था? माजरा था भाई, माजरा। अब माजरा यहां पे क्या करेगा? ये मोहम्मद बिन कासिम से क्या करेगा भाई? लड़ाई करने की कोशिश करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन माजरा को लगा कि जी नहीं, हम यहां पे इसको नहीं रोक सकते, हम यहां पे इसको नहीं रोक पाएंगे। तो फिर क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? ये माजरा मोहम्मद बिन कासिम की क्या कर लेता है? संविधानता स्वीकार कर लेता है। उसके अधीन आके क्या करने शुरू कर देता है भाई? उसके अधीन आकर ये कार्य करने शुरू कर देता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा और यहां पे अभी देखिए देवल पे अधिकार कर लिया, नीरून पे अधिकार कर लिया, सेहबन पे अधिकार कर लिया। उसके बाद ये आगे बढ़ा और अब होगा क्या? रावर का युद्ध, जो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात करेंगे हम किसकी? रावर के युद्ध की। रावर के युद्ध में ही आमना सामना होगा किसका? रावर का एक दुर्ग हुआ करता था, रावर अभियान ये चलाएगा जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। बात है उन दिनों की, किन दिनों की? 20 जून 1712 की। किसकी बात है भाई? 20 जून 1712 की क्या है ये बात है। इस दिन क्या किया गया? अटैक किया गया किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। क्या किया गया भाई? अटैक किया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किस पे? राजा दाहिर पे। यहां पे अटैक किया गया भाई किस पे? राजा दाहिर पर। और इतिहासकारों का कहना है कि रावर के युद्ध में जो राजा दाहिर है ये मारा जाता है भाई। ये क्या हो जाता है? मारा जाता है। फिर इस रावर के दुर्ग की रक्षा करने के लिए राजा दाहिर की धर्मपत्नी रानी बाई क्या करती है भाई? रानी बाई आगे आती है। कौन आगे आई भाई? रानी बाई आगे आई और ये मोहम्मद बिन कासिम को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन ये हो जाती है असफल। अब जैसे ये असफल हुई, इसको लगा कि मोहम्मद बिन कासिम क्या करेगा? तुझे गिरफ्तार करेगा, अपने साथ लेके जाएगा, पता नहीं तेरे साथ क्या सलूक करेगा। तो ये सोचते हुए जो रानी बाई है, ये रानी बाई क्या कर लेती है भाई? ये रानी बाई जोहर कर लेती है। क्या करती है डियर स्टूडेंट्स? ये रानी बाई जोहर कर लेती है। क्या सोचकर? ये सोचकर कि मोहम्मद बिन कासिम तेरे साथ पता नहीं कैसा सलूक करेगा। और यही कहलाया क्या? इतिहास का पहला जोहर। क्या कहलाता है ये? ये कहलाता है इतिहास का पहला जोहर। आपसे पूछा जाए इतिहास का पहला जोहर किसने किया, तो आप कहोगे रानी बाई ने किया। जोहर क्या होता है? खासकर राजपूतों के यहाँ जोहर किया जाता है। ये क्या करती हैं जो यहाँ की औरतें हैं, जब इनको लगा कि महाराज तो रहे नहीं और अब ये मुसलमान क्या करेंगे, हमें गिरफ्तार करेंगे, पता नहीं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेंगे, तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे, तो ये सोचकर ये अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या कर लेती हैं? जोहर कर लेती हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखेंगे। अभी तक हम पहुंचे हैं कहां पे? अटैक करते करते रावर के दुर्ग पे पहुंचे हैं। तो यहां पे पहुंचे हमने बात की कि किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में एंट्री की और किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने छोटी छोटी रियासतों को जीतना स्टार्ट किया और अंततः हत्या कर दी किसकी? राजा
दाहिर की। तो आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। अभी तक बहुत पढ़ा हुआ है मोहम्मद बिन कासिम, बहुत बड़ा है मोहम्मद बिन कासिम, कोई छोटा टॉपिक नहीं है आपका मोहम्मद बिन कासिम। और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां पे इन मोहम्मद बिन कासिम से देखने को हर टाइम एग्जाम के अंदर मिलते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ जहां पे मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया ना हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। कल के सेशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और ये आपकी क्लास आपके लिए डेमो के तौर पे रहेगी, जो फ्री रहेगी। पूरा एक चैप्टर हम आपको कंप्लीट करके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, डेमो के रूप में दे रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम की 2 क्लास होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, जितनी भी क्लासें होंगी नो प्रॉब्लम, हम आपको एक टॉपिक पूरा डेमो के लिए देंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ जी बिल्कुल जो तैयारी जो कहते हैं वही तैयारी होगी। और पूरे लास्ट में आखिरी तक आपको यही लगेगा कि हाँ जो स्टार्टिंग में डेमो क्लास में बोला गया था वो सारी की सारी बातें यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। जिस दिन भी आपको लगे कि सर आपने डेमो में ये बोला था और आज ये चीज नहीं हो रही है, उसी दिन मुझे कॉल करके बता देना कि सर आपने हमसे झूठा वादा किया था। लेकिन आपको ऐसा मौका कभी देंगे ही नहीं, ना तो आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जो हमने कहा वो पूरा नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा, क्योंकि यही हमारा सब कुछ है भाई, हमारे लिए सब कुछ यही है। तो आप ही हमारे अन्नदाता हो, कहने का मतलब ये है। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए, तो जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको बेस्ट विशेज, और जिनका एग्जाम भी होगा कुछ बच्चों का भी, उनको भी बेस्ट विशेज मेरी तरफ से और पूरे अपने नवभारत क्लासेज की तरफ से। और एक बार फिर से मैं जाते जाते आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं अपने नवभारत क्लासेज के ऊपर। आइए और अपने दोस्तों को भी लेके आइए कि जितेंद्र सर आ चुके हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, जेआरएफ नेट की इजीली हम क्रैक करवाने का कार्य करेंगे। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं एक नई सेशन के साथ।